हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है और सारे बच्चों का इंतज़ार भी है कि हमारा वीडियो कब आने वाला है। तो इंतज़ार की घड़ी हो गई है ख़त्म। हम लोगों ने फर्स्ट जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बता दूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम लोग 3 वीडियो लेकर आने वाले हैं। 3 पार्ट में वो वीडियोस रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो रहेगा वो मेन चैप्टर्स जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है वो सारे उसमें आपके बनाए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और पार्ट 3 जो रहेगा वो पूरा का पूरा बेस्ड थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ होगा। उसमें मैं बताऊंगा इन जो एग्जाम में आने के मेन चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो सारी चीजों को मैं पार्ट 3 में बताने वाला हूं। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को फॉलो करोगे और देखोगे। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे, अगर डाउट रहे तो आप प्लीज कमेंट कर सकते। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों ने चूज किया है आज के लिए वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सर ये फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, पहले उसके कुछ थ्योरीज को जान लेते हैं। कहता है द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शो द मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड इज अ रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोगों को फंड्स के मूवमेंट को बताया जाता है। जैसा कि आप अगर देख पा रहे होगे, फंड्स का मूवमेंट, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड कहां से आए और फंड्स कहां को गए। ठीक है, मेरे पास फंड कितने आए और कहां से आए, हमारे सोर्सेज क्या है पैसे आने। जैसे आपने देखा होगा कि बिजनेस कंसर्न, कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तो या तो वो खुद से पैसे लगाता है या बाहर वालों से वो कर्ज लेता है। ठीक है, दो तरह के वो सोर्सेज लाता है। ठीक है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो वो सोर्सेज को यहां पर बताया गया कि पैसा कहां कहां से आएगा, क्योंकि जस्ट लाइक अ कंपनी पैसे या तो शेयर्स इशू करके, या तो डिबेंचर्स इशू करके, या तो लोन लेकर, या तो कुछ सारी चीजों को उधार लेकर, तो ये सारे जो होते हैं वो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। या कोई एसेट्स को बेच दे तो पैसे आ जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में पैसे कहां को गए, हमारे पैसे कहां को खर्च हुए। ठीक है, किसको हमने पेड किया, टैक्स पेड किया, डिविडेंड पेड किया, हमने क्या कुछ सामान खरीदा, परचेस किया, तो एप्लीकेशन फंड को बताता है। तो सोर्सेज कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, ये सारा का स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे कहता है इट इंडिकेट्स द वेरियस मीन्स बाय विच फंड्स वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड एंड द वेज इन विच दीज फंड्स वेयर एम्प्लॉयड। कहता है एक पार्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब या तो फाइनेंशियल ईयर या तो कैलेंडर ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, आपके पैसे कहां कहां से आए और आपके पैसे कहां कहां को गए। ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। इज इट क्लियर? In simple word, it is a statement of sources and application of fund। देखो एक लाइन में अगर बताया जाए तो it is a statement of sources and application of fund। यह है fund flow statement। ठीक है, ये समझ में आ गई बातें। आप इसका डेफिनेशन लिख लोगे। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है तो आप मेनली ध्यान रख लो फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए इसमें 3 चीजें बनाई जाती है। वर्किंग कैपिटल चेंज पहला, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और तीसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट इसमें बनाई जाती है। पहले हम लोग इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके सारे समझ में आ जाए मैं उसको डिस्कस करूंगा, और 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा ताकि आप उसको ट्राई करो और फिर देखो कि कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है या नहीं आ रही, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मैं एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए ही आप लोगों को ये सारी जो पॉइंट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, मैं आज ये इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फटाफट लेट ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका स्टेटमेंट। तो ये है हमारा फॉर्मेट वर्किंग कैपिटल चेंज का। देखो ये बनाया कैसे जाता है। आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, उस बैलेंस शीट में आपको सारे एसेट्स लायबिलिटीज लिखे रहेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये कॉलम खींचना है। पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज, 4 कॉलम खींच लेने हैं।
सबसे पहला नोट डाउन करना है करंट एसेट्स। देखो बैलेंस शीट में आपको लिखा हुआ ही रहेगा करंट एसेट्स क्या होता है, ठीक है। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अलग अलग आपको दिया रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स को उठा लेना है, सारे करंट एसेट्स को उठाकर यहां डाल देने हैं, ठीक। 2 ईयर का आपको अमाउंट दिया रहेगा बैलेंस शीट में दोनों साल का अमाउंट आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। वैसे ही आपको बैलेंस शीट से करंट लायबिलिटीज उठानी है, सारे करंट लायबिलिटीज को लिख देना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। और अगर आपको बैलेंस शीट में ये मेंशन नहीं है तो आपने बचपन से पढ़ा रखा होगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती है। करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी एसेट्स यूटिलाइज की जाती है वो करंट एसेट्स, मतलब 1 साल के अंदर में जो चेंज होता रहे, जस्ट लाइक अ कैश, बैंक, डेटर। अगर हम लोग बिजनेस में आज 1 लाख रुपए लगाते हैं तो क्या कल भी 1 लाख रुपए ही रहेंगे? नहीं सर, वो चेंज हो जाएंगे। दैट इज कैश करंट एसेट्स। बैंक में भी पैसा चेंज हो जाएगा। डेटर्स, उधार, कितने दिनों के लिए उधार दोगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 5-5, 20-20 साल के लिए कोई उधार नहीं देता, तो याद रखोगे डेटर। स्टॉक, हम पेन का बिजनेस करते हैं, क्या सोचेंगे पेन खरीद कर लाएंगे और 20 साल के बाद बेचेंगे? नहीं सर, तुरंत, रिसेंट। तो 1 साल के अंदर में जो चेंज होता रहे वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन कर लें। करंट एसेट्स में सर क्या क्या आएंगे, सारे कोई नोट डाउन करें। सर करंट एसेट्स में अगर होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक या इन्वेंट्रीज के नाम से लिखा रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ये सारे करंट एसेट्स हो गए, ठीक। वैसे ही नोट डाउन कर लें करंट लायबिलिटीज का। अगर आपका छूट गया है तो फिर से बैक कर लें, धीरे 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 सारे को नोट डाउन कर लें। करंट लायबिलिटीज लिखें, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेबल, प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये सारी चीजें आपके करंट लायबिलिटीज में आएगी। अब मैं एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, कैश में मान लो यहां 10,000 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और ये 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। 2011-12 कोई भी ईयर होगा आपका मेंशन किया हुआ है, ठीक। बैंक में मान लो 8,000 दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, ऐसे ही सारा अमाउंट दिया रहेगा, ठीक। सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है और देखना है 10,000 से 12,000 क्या हुआ? इंक्रीज किया सर, बढ़ गया, तो इंक्रीज में लिख देना है 2,000। सेम एज इट इज 8,000 से 5,000 डिक्रीज किया तो सर कहां लिख देना है? डिक्रीज में लिख देना है। इज इट क्लियर? ये इंक्रीज और डिक्रीज कर देना है, फिर सारे को टोटल कर लेना है। फॉर एग्जांपल 10 और 8 ये हो गया 18,000 और 12 और 5 ये हो गया 17,000। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए वैसे ही लाइबिलिटीज की बात करें। लाइबिलिटीज में मान लो 1,000, 3,000, ठीक, 4,000, 2,000, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। सपोज दैट अब इसको भी टोटल आपको कर लेनी है, टोटल कर लेंगे 1 और 4 5,000, 3 और 2 5,000, ठीक। याद रखना है आपको लाइबिलिटीज में हमेशा अपोजिट लिखना है। फॉर एग्जांपल 1,000 से 3,000 सर ये इंक्रीज किया, बट इसको कहां लिखना है? डिक्रीज में, क्योंकि लाइबिलिटीज का उल्टा इफेक्ट एसेट्स और एसेट्स का उल्टा इफेक्ट लाइबिलिटीज। एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज में, तो इसी का उल्टा फंड्स का जो इफेक्ट पड़ेगा लाइबिलिटीज पर उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लोग डिक्रीज में लिखेंगे। तो यहां देखोगे इंक्रीज कर रहा है 1,000 से 3,000, तो इंक्रीज में ना लिखकर हम लोग कहां लिखेंगे? इसको डिक्रीज में लिखेंगे। वैसे ही 4,000 से 2,000 ये डिक्रीज किया तो इसको हम लोग डिक्रीज में ना लिखकर कहां लिखेंगे? इंक्रीज में लिखेंगे। इज इट क्लियर? समझ गए? अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आप देख रहे होगे मैंने एसेट्स को जोड़ लिया, लाइबिलिटीज को जोड़ लिया। अब आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकलेगा? A माइनस बी, दिख रहा होगा A माइनस बी, मतलब प्रीवियस ईयर 18,000 करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज को माइनस। ऐसे भी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स 18,000, 18 में से 5 गया, कितना बचेगा? 13,000, ठीक। वैसे ही 17,000 में से 5,000 क्या, कितना बचेगा? 12,000। इज इट क्लियर? आपको पहले इससे इसको माइनस करके यहां, इससे इसको माइनस करके यहां लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट काम करना है आपको, 13,000 से 12,000 क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया सर? 1,000 रुपए, दिख रहा है ना? तो यहां लिख देना है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यही अगर इंक्रीज कर जाता 13,000 से यहां 15,000 हो जाता 2,000, तो 2,000 लिख देते और यहां लिख देते इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर जो भी हो, डिक्रीज हो तो डिक्रीज, इंक्रीज हो तो इंक्रीज लिख देना है, पहला पॉइंट।
यहां पर स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों में से कुछ भी आएगा आपको लिख देना यहां पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर यहां डिक्रीज हुआ तो इसका अमाउंट इंक्रीज में जाएगा और अगर इंक्रीज हुआ तो इसका अमाउंट डिक्रीज में जाएगा। जैसे यहां देखो 13,000 से 12,000 क्या हो गया, डिक्रीज किया ना, डिक्रीज किया, इसलिए हम लोग अमाउंट कहां लिखेंगे, देखो इंक्रीज में हम लिख रहे हैं 1,000, ठीक। और यही अगर इंक्रीज करता तो अमाउंट कहां लिखते हैं, डिक्रीज में लिखते हैं, क्लियर। अब इसको सारे को ऐड कर लेंगे, ये 13 का 13 हो गया, ये 12 और 1 13 हो गया, यहाँ 2 2 4 और 1 ये 5,000 हो गया, और 2 और 3 ये 5,000 हो गया, देखो इक्वल आ गया ना। ये सारा बन गया वर्किंग कैपिटल चेंज। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखना है, पहले करंट एसेट्स फिर करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट से लिख लेना है। एसेट्स में सिंपल इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, बस उसका उल्टा। लायबिलिटीज में इंक्रीज तो डिक्रीज में उल्टा लिखना है। और वैसे ही फिर लास्ट में टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लेना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लेना है, ये वर्किंग कैपिटल आ गया। और इसमें देखना है ये इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इंक्रीज किया तो इंक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज किया तो डिक्रीज लिखेंगे, लेकिन अमाउंट उल्टा लिखेंगे। अगर इंक्रीज किया तो डिक्रीज में, डिक्रीज किया तो इंक्रीज में लिखेंगे, और ये दोनों जोड़ेंगे सारा इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था वर्किंग कैपिटल चेंज। अब हम लोग बनाएंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सर बनता जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल और फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आपको ये कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में। याद रखोगे बैलेंस शीट में आपको रिजर्व एंड सरप्लस नाम से या नेट प्रॉफिट या पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से वहां दिखाया जाएगा, ठीक है। कैसे दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में 2 साल रहेंगे, मान लो 2010 2011, और यहां पर पीएल दिया हुआ है 10,000 और 15,000, ठीक। तो प्रीवियस ईयर में 10,000 थे, इस साल 15,000 शो कर रहे हैं। तो हमने कमाया कितना पैसा ड्यूरिंग द ईयर, 5,000, तो यहां नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे 5,000। इसके अपोजिट अगर हम लोगों का 10,000 और 5,000 लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने लॉस कर लिया, और यहां पर हम लोग लिख देंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। लॉस रहेगा तो वो माइनस में, प्रॉफिट रहेगा तो वो प्लस में रहेगा। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले आपको पीएल देखना है, बैलेंस शीट में खोज लेना है, कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल मिल ही जाएगा। और अगर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इसको नील कर देना है या कुछ नहीं लिखना है। या फिर सर इक्वल आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है सर इक्वल हो जाए। हाँ ऐसा तो हो सकता है कि 10,000 का 10,000 रह जाए, तो उस टाइम पर हम लोगों को नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नील कर देना है, कोई भी प्रॉफिट इस साल नहीं हुआ। उसके बाद आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, मैंने जितने लिख रखे हैं 5 से 6 आइटम, इतना आपके इस एग्जाम के लिए एनफ है। बाकी आप फॉर्मेट में देख सकते हो, बहुत सारे आइटम्स आते हैं जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ऐसे बिजनेस में खर्चे जो कैश में हुए ही नहीं है, जिसमें फंड्स गया ही नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू तो घट रहा है लेकिन पैसे तो थोड़े जा रहे हैं। जैसे हमारा वैल्यू, कोई मशीन हमने खरीदा 1 लाख का, वो हर साल 10% 10-10 हजार रुपए घिस रही है, तो क्या पैसा जा रहा है मेरे पास से, नहीं सर, मशीन घिस रही है, उसका वैल्यू सिर्फ कम हो रहा है, फंड्स न आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है। तो वैसे खर्चे जो बिना कैश में होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपके पास जितना प्रॉफिट था उसमें से कुछ पैसा निकालकर आपने रख लिया दूसरे पॉकेट में, अरे फंड्स तो आपके पास है ही। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए थे प्रॉफिट का, उसमें से 20,000 रुपए निकालकर मैंने रिजर्व कर लिया, मान लो पीछे वाले पॉकेट में रख लिया। अब बताओ मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा, 80,000 रुपए, लेकिन पीछे वाले पॉकेट में भी तो 20,000 रुपए है, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल फंड्स तो मेरे ही पास है ना। बस मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा अलग कर लिया है, समझ गए। तो ये सारी चीजें, वैसे आइटम जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है वो जुड़ जाते हैं। क्योंकि एग्जाम नजदीक है, दिमाग आपको लगाने नहीं है, बस इतने आइटम जो है बस आपको याद कर लेने हैं। कौन कौन से, जैसे डेप्रिसिएशन सर ऐड होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिया रहेगा, 10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया, 5,000 का सामान 7,000 में बेच दिया, वहां पर लिखा रहेगा प्लांट मशीनरी, कोई भी फिक्स एसेट्स, तो उसमें से देख लोगे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। जैसे 10 का सामान को 12 में बेच दिया, ऑब्वियस सी बात है 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10,000 के सामान को 8,000 में बेच दिया, 2,000 का लॉस हो गया। तो यहां पर लॉस अगर होंगे तो हम उसको ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेस या डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, कोई भी प्रोविजन रहेगा वो ऐड होगा। डिविडेंड पेबल, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये तो 5 से 6 चीजें हैं जो आपको एकदम याद कर लेनी है। ये सारी चीजें ऐड होती है और पूरे एग्जाम में इससे रिलेटेड ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आने के चांसेस है, ठीक है। उसके अलावा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इनकम, जो इनकम रहेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया तो इनकम को हम लोग लेस करेंगे। तो इसी का अपोजिट अगर कोई इनकम हुआ, जैसे डिविडेंड हम लोग यहां पे कर रहे हैं, मेरा एक्सपेंस है, बट रिसीव होगा तो मेरा इनकम होगा, तो डिविडेंड रिसीव होगा तो वो माइनस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में अगर लॉस हुआ तो ऐड,
प्रॉफिट हुआ तो लेस कर देंगे। समझ में आ गए? तो जितने भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सारे ऐड होंगे और जितने भी इनकम है वो लेस हो जाएंगे। अब सर क्या क्या होते हैं मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से आइटम्स सर ऐड होंगे और कौन कौन से आइटम्स लेस होंगे। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसको उसके फॉर्मेट्स को आप देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ऐसे मैं इसके फॉर्मेट्स को आप लोगों को शो कर दे रहा हूं। अगर उसको नोट डाउन करना है तो आप आराम से धीरे धीरे बैठकर उसको नोट डाउन कर लोगे। फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर ले। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसे हम लोग सॉल्व करके सीखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में सर बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, देखिए एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें 2 ईयर्स है 2013 एंड 2012 आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है 2013 एंड 12 ईयर इसमें उल्टा दिया हुआ है। 12-13 आपको लिखना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी कभी आपके जो ईयर होंगे वो उल्टा रहेंगे तो आपको फिर सीधा कर लेना है। जैसे इसमें 13 पहले है 12 बाद में है, ये ध्यान रखना है बहुत। ठीक, अब उसके बाद आपको इक्विटीज लायबिलिटीज दिख रहा होगा जिसमें सारे नॉन करंट और करंट दिए गए हैं। नीचे एसेट्स दिख रहा होगा, एसेट्स में आप लोगों को करंट और नॉन करंट दिए गए हैं। तो आसान तरीके से आप इसमें से करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को उठा सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होगे करंट एसेट्स, नीचे देखिए करंट एसेट्स, एसेट्स में आपको दिख रहा होगा 4 आइटम, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो जैसा कि फॉर्मेट आप देख पा रहे हो, पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर हमने लिख रखा है, 2012 पहले, फिर करंट ईयर 2013, इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले करंट एसेट्स, 4 चीजें मैंने बताई, लिखा हुआ था वहां पर, हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद अमाउंट को देखेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फिर से देख सकते हो क्वेश्चन को। देखोगे प्रीवियस ईयर, अब फिर से देखिए करंट एसेट्स में प्रीवियस ईयर पर 2012 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें ईयर क्योंकि उल्टा है इस साइड दिया गया है, लास्ट में देखोगे 70,000, 30,000, 10,000, 10,000 सारे लोगों को दिख गया। अब देखें 70,000, 30,000, 10,000 और 10,000 ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको टोटल कर लें, 7 3 10, 11 1 12, 1,20,000 ये हो गया टोटल ए, टोटल करंट एसेट्स। ठीक, अच्छा अब हम लोग करंट ईयर को देख लें। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो करंट ईयर में है 20,000, सॉरी करंट ईयर में है आप लोगों का 1,05,000, 40 एंड 5, 1,05,000, 40,000, 5,000 और सर मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, वो नील है। ठीक है, छोड़ दें। अब इसमें हम लोग इसको भी टोटल कर लेंगे। टोटल सर कितना आएगा, 1,10,000 और 40, 1,50,000। इसको क्लोज कर लें। अब हम लोग आएंगे करंट लायबिलिटीज में। तो सर करंट लायबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज में देखोगे हम लोगों को 3 चीजें हैं, ट्रेड पेबल, नोट पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ट्रेड पेबल और नोट पेबल, ठीक, और अदर करंट लायबिलिटीज, 3 चीजें लिखी है, हम लोग लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल, नोट पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, ये आपको लिख लेने हैं। ध्यान से सुनोगे। अगर कोई प्रोविजन रहेगा तो उसको नहीं लिखना है क्योंकि प्रोविजन फिर पीएल का पार्ट हो जाता है, वो पीएल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका अमाउंट नोट डाउन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर अगर हम लोग देखें तो 15, 25 और 10, 15, 25 और 10,000 दिया हुआ है। करंट ईयर की बात करें तो 20, 10, 15, 20, 10 और 15,000। एकदम सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है, बुक में आपको लिखा हुआ है, जोड़ना है 2 1 3 और 1 4 1 5, 50,000 टोटल बी, और यहां हो गया 2 1 3 और 1 4, 45,000। ये कर लेना है टोटल बी। अब हम लोग को निकालना है वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो 1,20,000 में से 50,000 माइनस किया, कितना बच जाएगा? 70,000। 1,50,000 में से 45,000 माइनस 1,05,000। ठीक, अब देखो 70,000 से 1,05,000 आप लोगों को दिख रहा होगा इंक्रीज या डिक्रीज? सर कितना हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? तो साफ साफ दिख रहा है सर, इंक्रीज किया। यहां पर 70 से 1,05,000 इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया सर? 35,000 रुपए इंक्रीज किया। साफ साफ दिख रहा है ना, बढ़ गया। और मैंने क्या बताया था, इंक्रीज रहेगा तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और इंक्रीज है तो अमाउंट कहां लिख देंगे? डिक्रीज में। हम लोग लिख देंगे इसको डिक्रीज में। ठीक, पहला पॉइंट इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, 70 से 1,05,000 ये इंक्रीज किया, इंक्रीज में लिख दीजिए 35,000। 30 से 40 इंक्रीज किया, इंक्रीज में लिख दीजिए। 10 से 5 डिक्रीज कर गया, डिक्रीज में लिख दीजिए। 10 से कुछ नहीं, डिक्रीज कर गया, पूरा का पूरा घट गया, डिक्रीज में लिख दीजिए। लाइबिलिटीज में उल्टा, 15 से 20 इंक्रीज किया बट डिक्रीज में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। 25 से 10 डिक्रीज किया बट इंक्रीज में लिखेंगे 15,000। 10 से 15 इंक्रीज किया बट डिक्रीज में लिखेंगे 5,000। अब सबको जोड़ लें, 3, 1 4, 1 5 और 1 6, 60,000। यहां जोड़े 5 5 10 5 15 5 20, 0 3 2 5 और 1 6, 60,000 इक्वल आ गया। ये आ गया 1,05,000, ये आ गया 1,05,000। इज इट क्लियर? तो ये बन गया आपका वर्किंग कैपिटल चेंज। फटाफट इसको नोट डाउन करें। चलिए फटाफट हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया कैसे जाता है? तो मैंने फॉर्मेट लिखा रखा था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो कैसे पता चलेगा? आप क्वेश्चन में देखें, तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा, या तो मैंने बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस, या तो आपका पीएल, या तो देखिए जैसे इसमें रिटेन अर्निंग्स लिखा हुआ है, तो रिटेन अर्निंग्स हम लोग पता चल गया कि ये प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर 2012 में देखिए 80,000 और 2013 में देखिए 1,10,000 आपको दिख रहा होगा। सेकंड पॉइंट, रिटेन अर्निंग्स 80,000 से 1,10,000। देखो क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है ना, तो कंपैरिजन उल्टा करना पड़ेगा। तो 80,000 से 1,10,000 हो गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया? हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। 80 से 1,10,000, 8 3 11, 30,000 रुपए का हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा सर इसमें ऐड क्या करते हैं, फटाफट हम लोग रिपीट कर लें। डेप्रिशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी प्रोविजंस, कोई भी डिविडेंड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो, या ये कोई भी चीजें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो। तो ये सारे आइटम्स हम लोगों को देख लेने हैं। तो पहला सर क्या है हमारा? स्टॉक दिया हुआ है, कुछ नहीं। रिटेन अर्निंग्स है, बॉन्ड्स है, मॉर्गेज है, ये सब तो है नहीं। गुडविल तो दिख नहीं रहा सर, हम लोगों को सिर्फ डेप्रिशिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन दिख रहा है। 40,000 से 15,000 हो गया, और तो कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है नहीं। तो 40,000 से 15,000 सर डेप्रिशिएशन कितना आ गया? 40,000 से 55,000, 15,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, 15,000 रुपए लिख लेना है। तो 30,000 और 15,000 कितना हो गए? 45,000। ये आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। प्लस में आएगा तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, अगर माइनस में आएगा तो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। आपको ये याद रखना है, अगर प्लस में आया तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, अगर माइनस में आया तो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। आप लोगों को लिख लेने हैं। क्लियर है? ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल। चलिए लास्ट बनानी है हम लोगों को फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक बैलेंस शीट के जैसा है, जिसमें हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखते हैं। पैसा कितना कहां से आया, पैसा कहां को गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, हम लोगों ने दो चीजें अभी तक बना रखी है, वर्किंग कैपिटल चेंज जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज आता है, और दूसरा फंड फ्लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो याद रखोगे, अगर आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया मतलब प्लस में आया, अगर अमाउंट प्लस में आया तो आपको सोर्सेज में लिखना है। अगर वो पीएल वाला अमाउंट माइनस में आया तो आपको एप्लीकेशन में लिखना है फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाए, टोटल अमाउंट प्लस में आया तो वो हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपका सोर्सेज में आएगा। वही अगर वो माइनस में आया तो वो आपका कहां जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा, जो हम लोगों ने अभी 45,000 रुपए 45,000 निकाल रखा था। अगर आप नहीं याद है तो पीछे जाकर देखें, या आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको दिख रहा होगा 45,000 आपको आया था। पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज आता है। ठीक है, आपको याद रखना, अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपको एप्लीकेशन में लिखना है। अगर वो डिक्रीज आता है तो आपको सोर्सेज में लिखना है। आप इसको नोट डाउन करके लिख लें अपने ओन वर्ड्स में।
कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो सोर्सेज में, फंड लॉस्ट इन एप्लीकेशन में। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो एप्लीकेशन में, अगर वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो सोर्सेज में पहला पॉइंट लिख देना है। दूसरा एकदम बहुत ध्यान से सुने, बैलेंस शीट को फॉलो करें, देखें बैलेंस शीट में हमने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ले रखा है, उसको छोड़ दें। जो जो चीजें हमने ले रखी है उसको छोड़ दें, और जो चीजें हम लोगों ने नहीं ले रखी है अब उसको नोट डाउन करेंगे, उसको देखेंगे। उसमें से अब देखेंगे कि पैसा आया या गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे होगे, सबसे पहला हम लोगों को याद दिया हुआ है कॉमन स्टॉक। ठीक है, कॉमन स्टॉक हम लोगों का कितना दिया गया है, 50,000 50,000। सर हमारा शेयर्स स्टॉक कुछ ना बढ़ा ना घटा। ठीक है, ये कॉमन स्टॉक लिखा है, बट बाकी क्वेश्चंस में आपको शेयर्स कैपिटल लिखे रहेंगे। ठीक है, तो शेयर्स कैपिटल देखोगे, अगर इंक्रीज किया बढ़ा तो मेरे पास पैसे आए होंगे क्योंकि हमने शेयर इशू किया, तो हमारे पास पैसे आए मतलब सोर्सेज ऑफ फंड, यहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। अगर वही कम हो गया तो हमने पेमेंट कर दिया होगा, रिडम्पशन कर दिया होगा, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल। ठीक है, अच्छा दूसरा हम लोगों का क्या है, रिटेन अर्निंग, हमने प्रॉफिट लिख चुका है। तीसरा देखोगे बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स की बात की जाए तो पिछले साल कुछ भी नहीं था, इस साल 20,000 आ गया ना पैसा, लोन हमने ले लिया, पैसा आ गया, तो बॉन्ड्स हम लोग यहां लिख देंगे बॉन्ड्स, कितने का, 20,000 का। ठीक, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या दिख रहा है, बॉन्ड्स के नीचे मॉर्गेज, पिछले साल कुछ नहीं था, इस बार 10,000 फिर से आ गया, हमने फिर से लोन ले लिया, पैसा आ गया, मॉर्गेज। मॉर्गेज जानते हो, मॉर्गेज मतलब गिरवी, बंधक रखकर हम जो लोन लेते हैं, 10,000 रुपए आ गया, वो हमने लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मॉर्गेज के बाद देखोगे करंट लायबिलिटीज, तो सर हमने तो लिख दिया है, छोड़ दें। नीचे आए, ग्रॉस ब्लॉक्स, देखो इसमें नाम चेंज करके लिखा हुआ है, आपको आगे जो रहेगा वो प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्स एसेट्स लिखा रहेगा, तो आपको उसको देखना है इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। अगर इंक्रीज किया, जैसे मेरे पास 1 लाख का प्लांट था, अब 1.5 लाख का शो कर रहा, मतलब वो बढ़ गया, मतलब हमने और खरीदा होगा। अगर घट गया तो हमने बेच दिया होगा। जैसे यहाँ ब्लॉक्स की बात की जाए, देखो 1 लाख से 1,40,000 हो गया, बढ़ गया मतलब हमने खरीदा होगा। 1 लाख का पहले था, अब 1,40,000 हो गया। परचेज, पैसा गया ना, पैसा जब भी आए सोर्सेज आया, एप्लीकेशन मतलब गया, तो जब भी सेल करेंगे तो सोर्सेज में लिखेंगे, परचेज करेंगे तो एप्लीकेशन में। परचेज ऑफ ब्लॉक्स, कितने का खरीदा हमने सर, 40,000 रुपए का खरीद लिया। ठीक है, क्योंकि 1 लाख से 1,40,000 हो गया। ठीक, उसके बाद देखोगे तो सारा करंट एसेट दिया गया है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दें। अब हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग में हमने बनाया था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंज हम लोगों ने बनाया था, 35,000 रुपए आया था, उसमें 35,000 लिख देना है। दोनों साइड ऐड कर लेना, अगर आपका इक्वल आ गया तो आपने सही बनाया। जैसे 4 2 6 और 1 7, ये आ गया 75,000, 4 3 7, ये आ गया 75,000। ठीक है, समझ में आ गई बातें, दोनों साइड बोथ साइड इक्वल आ गया, मतलब आंसर सही, आपको 16 मार्क्स मिल गए। तो इसमें 3 चीजें बनाई जाती है, पहले वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल जिसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, और लास्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसमें सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहां कहां से आया और पैसा कहां कहां खो गया। समझ में आ गई। आप अपने बुक्स में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, देख लें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से इसको बना सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके आने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, आप लोग घर पे शॉर्ट आउट करोगे, देखोगे, समझोगे, बनाओगे। अगर उससे कोई प्रॉब्लम आई तो आप लोग सिर्फ कमेंट करोगे, मुझसे पूछोगे सर इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, आप इसको डील कर दो। तो मैं फटाफट जो अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, उसमें मैं उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कैश फ्लो से रिलेटेड होगा। यह हो गया फंड फ्लो, वो होगा कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो, जो मेरे मेन न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स है ना, मैं उसमें डील करूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी, क्योंकि ये पहला चैप्टर था, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अब आपको समझ में आया नहीं आया, कहां कहां प्रॉब्लम्स रह गई, आप उसको डिस्कस करोगे, उसको फिर मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा, और उसमें फिर जो प्रॉब्लम्स बच गए उसको मैं थर्ड पार्ट में लेकर आऊंगा। इससे आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।